हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो रोटेशनल मोशन वाली क्लास रहेगी आपकी, दैट इज़ क्लास नंबर 4। ठीक है, तो इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल की हम 2 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज वाली जो क्लास है हमारी, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा एंड जो फॉर्मूलेज हैं आपके जनरली वो यहाँ पे आज की क्लास में रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो है 1 या फिर 2 आपके न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो आज की क्लास जो है इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, अगर मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर रोटेशनल मोशन का चैप्टर है तो। ठीक है, तो जैसे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये क्लासेस आपके लिए अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आपका फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट किसी एग्जाम के अंदर आता है, जैसे कोई डिफेंस एग्जाम है आपका, एनडीए है, या फिर आर्मी का रिलेटेड कोई भी डिफेंस एग्जाम है, तो वहाँ पे फिजिक्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, रोटेशनल मोशन वहाँ पे क्या है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम उसके जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाएं सभी, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। कनेक्ट हो जाएं भाई सभी फटाफट से, तब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, होप्स की जो पिछला जो पोर्शन हम कवर कर चुके हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए कनेक्ट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? हाँ जी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज मूविंग विद a uniform velocity of 10 centimeter per second. 3 forces are applied on the body. बॉडी के ऊपर हमने 3 फोर्सेस जो है अप्लाई की, देन विच आर इन इक्विलिब्रियम, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बिकम। ये कह रहा है कि अपने पास एक जो है सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी होता क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास कोई भी इरेगुलर लेमिना है, इरेगुलर कोई भी बॉडी है अपने पास, ठीक है, जिसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम नहीं डिसाइड करते कि इसका बीच वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली उस पॉइंट को बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज supposed to be concentrated। ठीक है, किसको बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है मेरे पास जहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी का क्या है, मास जो है लाई करता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो बताओ मेरे पास अगर इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हों एंड दीज 3 आर इन इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेस यहाँ पे मान लेते हैं F1 है, यहाँ से मान लेते हैं F2 है, एंड यहाँ से मान लेते हैं F3 है। तो इसकी जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो क्या हो जाएगी अगर ये तीनों की तीनों फोर्सेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए। हाँ जी, क्या यहाँ पे आपका रहेगा आंसर? देखो, यहाँ पे जो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, लीनियर मोशन वाली एज इट इज़ कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशन का आपको पता है, जैसे कि अगर हम वहाँ पे रोटेशनल मोशन ले रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है बहुत सारी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे भी अप्लाइड होते हैं सर्कुलर मोशन में। बस वहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे हम फोर्स लेते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें टॉर्क में चेंज हो जाते हैं, या फिर हम वहाँ पे मास लेते हैं, वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आर एनालॉग टू ईच अदर। ठीक है, एनालॉगस है एक दूसरे के। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है और सारी की सारी फोर्सेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है नेट, ये किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, दैट इज इसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ही रहेगी अगर फोर्सेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है? अगर मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F1 और इधर से भी इसके ऊपर F2 फोर्स लग रही है, तो बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम कब? जब ये दोनों फोर्सेस क्या हों, इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 3 फोर्सेस दे रखे, तीनों फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी जो है नेट डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं करेगी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इन रोटेशनल मैकेनिक्स वी यूज
द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच सेज दैट एफ इज इक्वल टू 0, एफ नेट, एफ जीरो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एफ नेट टोटल जो फोर्स है यहाँ पे वो कितनी है मेरे पास 0। अगर टोटल फोर्स 0 है तो उसके केस में या तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है बनता है यहाँ से, या तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, या फिर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए 0 हो जाए, वेलोसिटी कितनी हो जाए 0 हो जाए। ये दो ही केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी जो है जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती जाएगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका, ओके जी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, अगर वहाँ पे फोर्स चेंज नहीं हो रही तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फायर क्रैकर है फॉलोइंग पैराबोलिक। हाँ जी, अपने पास क्या है, एक फायर क्रैकर है जो कि पैराबोलिक पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सप्लोड कर जाता है इन मिड एयर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द फ्रैगमेंट विल फॉलो ए पाथ। ये कह रहा है कि अपने पास क्या था, एक फायर क्रैकर था जो कि पैराबोलिक पाथ को जो है फॉलो कर रहा है। अगर ये बीच में जाके एक्सप्लोड करता है, क्या करता है यहाँ पे बीच में जाके एक्सप्लोड करता है, तो इसके जो फ्रैगमेंट्स होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स टूटने के बाद आएंगे, उनका जो पाथ है वो कैसा होगा, या वो कैसा पाथ जो है फॉलो करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ये उनका जो पाथ है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यानी कि इस डायरेक्शन में होगा सभी का, या फिर वो वर्टिकल हो जाएगा, या फिर सेम रहेगा पैराबोलिक ही इसी तरीके से रहेगा, या फिर वो सर्कुलर बन जाएगा। क्या यहाँ पे आंसर आपका रहेगा, आपके अकॉर्डिंग बताइए आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, अगर हमारे पास एक फायर क्रैकर है और वो बीच में जाके एक्सप्लोड करता है, देन द पाथ ऑफ द फ्रैगमेंट्स इज, हाँ जी क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हम बताएंगे जो उनका पाथ है वो कैसा रहेगा, पैराबोलिक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब भी बॉडी क्या करेगी, एक्सप्लोड करेगी, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, तो उसके केस में जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स जो है वो क्या होगी, वेरी करेगी, ठीक है। इंटरनल फोर्स क्या करेगी, वेरी करेगी, बट एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल देखो, प्रोजेक्टाइल हम किसको बोलते हैं, जब बॉडी अपनी क्या हो, ग्रेविटेशनल फील्ड की अंदर फॉल डाउन कर रही हो, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ही एक्ट कर रही है, बाकी डायरेक्ट फोर्सेज हम यहाँ पे नहीं ले रहे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ये फायर क्रैकर के बाद जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे ये एक्सटर्नली वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि वो फायर क्रैकर कर रहा था, यानी कि इनका जो पाथ है या इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज नहीं होगी। तो क्या रहेगा, इनका जो पाथ है वो कैसा रहेगा आपका पास, पैराबोलिक ही रहेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट रिलेशन हमें बताना है किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वाला तो हम पोर्शन कर चुके हैं पहले। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ओमेगा, क्या लिखा हुआ है ओमेगा, और यहाँ पे क्या है वी। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के अंदर जो है रिलेशन क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ लीनियर वेलोसिटी की, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनमें रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी, ये जो लीनियर वेलोसिटी आई है इसको हम बोलेंगे या तो ये क्या होगी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ बॉडी फॉलो कर रही है या तो उसके टेंजेंशियल मिलेगी, टेंजेंशियल समझ गए ना, इस तरीके से, या तो इस तरीके से मिलेगी इसके टेंजेंशियली वी की डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से दूसरा क्या बता सकते हैं भी इनके रिस्पेक्ट में अगर हमें बताना हो तो हम कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, परपेंडिकुलर टू बोथ, कौन कौन, यहाँ पे ओमेगा एंड आर, आर इज द रेडियस, ठीक है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर की, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे ओपन करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ थीटा एंड बियर इज एन कैप, दैट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग v, ठीक है, एन क्या होगा मेरे पास यूनिट वेक्टर होगा जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा होगा, वो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अगर आप इसका ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, दैट कि आपने ये
ध्यान ना दिया कि ओमेगा क्रॉस आर था या फिर आर क्रॉस ओमेगा था, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा कि नेगेटिव साइन आ जाएगा, बिकॉज जो वेक्टर प्रोडक्ट है अपने पास, दिस इज नॉट कॉमन, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि आर क्रॉस ओमेगा करेंगे या ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वो चीज़ें इक्वल नहीं आएंगे, दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, जो कि आप मैथ में पढ़ते हो। तो हमारे पास इसको उल्टा नहीं कर देना है, इस ऑर्डर को ध्यान रखोगे, एंड दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। हमारे पास जो हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, फिर थीटा आर ये वाले कंपोनेंट पढ़े होंगे, या फिर फाई और थीटा आर ये भी आते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है, कार्टेशियन। कौन सा पढ़ते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, पोलर, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो कार्टेशियन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम अंदर हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, तो एक्स वाई में ही हम यहाँ पे खेलते रहते हैं, है ना, एक्स वाई में खेलते रहते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आता है, मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई आ गया, जैसे यहाँ पे आर और थीटा आएंगे, अगर हम 2D की बात करें, ठीक है, 2D यानी कि जैसे सफियर है, सफियर के अंदर क्या होगा, ये उसकी रेडियस होगी, वेरी करेगी, दूसरा यहाँ पे या थीटा वेरी करेगी, जैसे यहाँ पे एक्स वाई वेरी करते हैं, वैसे ही सिमिलरली थीटा एंड आर यहाँ पे वेरी करेंगे। ओके, तो अब ये पूछ रहा है कि जो टॉर्क है वो किसके इक्वल आती है। टॉर्क क्या है, एनालोगस टू फोर्स, यानी कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स कर रही है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा है, टॉर्क कर रहा है, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा ना, टॉर्क मेरा किसके इक्वल होता है, दैट इज ये होता है आर क्रॉस एफ क्रॉस आर। क्या होता है, एफ क्रॉस आर, यानी कि यहाँ पे जो आर है ये कौन सा वाला है, परपेंडिकुलर, कौन सा वाला है, परपेंडिकुलर। अब ये जो टॉर्क है ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है, देखो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो आप लोगों को, ये मान लो हमारे पास एक दरवाजा है, ठीक है, डोर है, इसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मतलब मान लो कि मेरे को क्या करना है, ये अंदर की तरफ बंद हो रखा है, अभी बाहर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पकड़ के, हैंडल को पकड़ के इसको बाहर की तरफ लेके आऊँगी, यानी कि इस सरफेस के, ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है, तब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पकड़ के इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है, तब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी अपनी एक एक्सिस के अराउंड, समझ गए ना, इस तरीके से जो है रोटेट वहाँ पे करेगी। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क, क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है, दैट इज एफ क्रॉस आर। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही खोले, तो ये बनता है आर एफ साइन थीटा इंटू में एन कैप। एन कैप इज द वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, एंड दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सप्रेशन ही पूछा था, मतलब अपने को विदाउट डायरेक्शन बताना था, तो इसको आर एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने क्या बोला था कि इनका हम ऑर्डर उल्टा नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो कर दिया, ठीक है ना, वेक्टर में नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सिंपल एक नंबर ले रहे हैं, नंबर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बट वेक्टर को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ऑर्डर इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज माइनस का साइन भी आपके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा इसका, दैट इज ए, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन 5, ठीक है, आर एफ साइन 5। ओके जी, इसमें तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा, ठीक है, डायमेंशन से भी कर सकते हो, जैसे कि अगर अलग अलग एक्सप्रेशन देता, इसने तो क्या किया, आर एफ आर एफ आर एफ ही दे दिया यहाँ पे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे, टॉर्क का डायमेंशन बनेगा, थीटा का या फिर इनका बोले जो ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पास फंक्शन है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो बाय यूजिंग डायमेंशन वी कैन नेग्लेक्ट द ऑप्शन डी, ठीक है, एफ बाय आर वहाँ पे डायमेंशन मैच नहीं करेगा टॉर्क के साथ। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज आर, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट टो इज इक्वल टू आर एफ साइन 5, 5 भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, दिस इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या मतलब कह रहा है, कि अगर हम लीनियर मोमेंटम को मोमेंट दे तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी के पास कितना मोमेंटम है, कितना मोमेंटम है, और अब ये पूछ रहा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि ये एंगुलर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, एंगुलर की बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हो, दैट इज हमारा जो लीनियर मोमेंटम है पी,
पी क्या है, लीनियर मोमेंटम एंड दैट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं एल की, एल क्या है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, दैट एम इज इक्वल टू एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं तो अदरवाइज इसको लिखेंगे एम वी क्रॉस आर, दैट इज हम लिख सकते हैं पी क्रॉस आर। क्या ये कुछ ऐसा ही बन गया जो हमने टो के लिए लिखा था, अभी टो के लिए लिखा था, कुछ ऐसा ही बन गया। अब यहाँ पे मैं दो रिलेशन और बताऊंगी आपको, वो भी साथ साथ नोट। ठीक है, जैसे टो का हमने रिलेशन लिखा था कि एफ क्रॉस आर, क्या लिखा था, एफ क्रॉस आर। या हमने एक और वेलोसिटी का लिखा था, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। ये सारे फॉर्मूले आपने नोट करने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले जो है नोट यहाँ पे करोगे भाई। चलिए जी, तो हमें यहाँ पे बताया कि जो मोमेंट है लीनियर मोमेंटम का, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एंगुलर मोमेंट। क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम। अपना ऑप्शन जो है सी करेक्ट रहेगा। अब यहाँ से इन फ्यूचर पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द लीनियर मोमेंटम, सॉरी टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, देखो लीनियर मोमेंटम में और फोर्स में हमें रिलेशन पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग पता है कि एफ जो है वो होता है डी पी बाई डी टी, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। फॉर्मूले को इस तरीके से लिंक करके अगर याद करोगे तो आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले यहाँ से आप नोट करोगे। ठीक है जी, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आप नोट करोगे। और इसका जो अगर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछता है तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम आपका ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, ओके। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, देन हम आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए अच्छे से जो है यहाँ पे आप पढ़ाई करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। टू मेंटेन ए रोटेटर मोटर to maintain a motor at a uniform angular speed of 100 per second, an engine need to transmit a torque of 19 न्यूटन मीटर। पावर बताओ इंजन की कितनी हो। अब देखो हमें डायरेक्टली हो सकता है कि भी एंगुलर में हमें या सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में हमें पावर का फॉर्मूला ही नहीं पता, बट हमें पावर का फॉर्मूला पता है किसमें, लीनियर में। ठीक है, इजीली करके आए हम पिछले यूनिट में। पावर पावर क्या होती है मेरे पास, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क वी कैन से। ठीक है, एक पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ इंटू वी। क्या पढ़ा था, एफ इंटू वी। तो एफ इंटू वी अगर पावर का फॉर्मूला हो सकता है किसमें, लीनियर में, इसमें लीनियर मोशन के अंदर। तो क्या मैं यहाँ से पावर का फॉर्मूला ऐसे लिख सकती हूँ कि इसकी जगह पे टो और इसकी जगह पे ओमेगा। क्या बन गई, ये पावर बन गई किसमें, रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है, ये पावर आगे किसके अंदर अपने पास है, रोटेशनल मोशन में। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, रोटेशनल मोशन में अपने पास क्या आ गई है, पावर आ गई। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इनको बस पुट करना है डायरेक्टली। क्या करना है, पुट करना है। पुट अगर करेंगे तो देखो पावर इज इक्वल टू टो इंटू ओमेगा, वेयर टो इज कितना, अब ओनली अपने पास क्या है यहाँ पे, हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ पे ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैग्नीट्यूड है तो सिंपल मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, दैट इज 90 इंटू ओमेगा की जगह पे कैसे रखेंगे, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है मेरे पास, दैट इज 2 पाई बाई टी। अब यहाँ पे पूरा रोटेशन दे रखा है इसने, एंगुलर स्पीड दे रखी है, एंगुलर स्पीड दे रखी है तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे वही कितना, 100 पर सेकेंड। कितना पुट कर देंगे, 100 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो बनेगा मेरे पास टोटल कितना बनेगा, 9000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड।
ऐसी आई पावर, ठीक है। न्यूटन मीटर पर सेकंड को ही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वोट लिख सकते हैं, 9000 वोट। कितनी आ गई, 9000 वोट आ गई। अब यहाँ पे अपने को गिवन किस में है, किलो वोट और मेगा वोट के अंदर है। तो इसको अगर किलो वोट में चेंज करना तो दैट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज 1 किलो वोट, हाँ बता दोगे आप, 1 किलो वोट किसके इक्वल होता है, 1000 वोट के इक्वल होता है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 9000 वोट किसके बराबर होगा, दैट इज़ 9 किलो वोट के होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज़ आपका ऑप्शन रहेगा यही वाला करेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला ना भी याद हो तो बाय यूजिंग लीनियर वी कैन सॉल्व, ठीक है ना। चलिए ओके, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट रिलेशन बताना है अपने को इसमें टॉर्क में एंड एंगुलर मोमेंटम क्या, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस। क्या बताना था, टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क में एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन बताना था। तो दिस इज द रिलेशन सिंपली। क्या बताना था, टॉर्क, टो में, टो को लिखा जाता है, टॉर्क्स को लिखा जाता है टो में, और एल दैट इज लीनियर मोमेंटम। ये आया कहाँ से है, देखो हमें पता है क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स डायरेक्टली चेंज करेगा किसके, उसके मोमेंटम, बॉडी के मोमेंटम को। यहाँ से कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड ये रिलेशन। हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास रिलेशन बनता है ये तो है किसमें, लीनियर में। रोटेशनल में भी होता है अपने पास, रोटेशनल की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल में एफ दैट इज फोर्स is converted into the torque and the linear momentum is converted into the angular momentum. So tau is equal to dl by d, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल भी रहेंगे, वहाँ पे जैसे डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन आपको करना होगा, सिंपली यू कैन यूज़, ठीक है, अगर आपको टेक्निक्स पता है कौन सी इंटीग्रेशन की भी एंड डेरिवेटिव। ओके जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए रिजिड बॉडी इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स वेलोसिटी वी ये कह रहा है कि एक रिजिड बॉडी है सेट टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो वर्डिंग आपको देखने को मिल रही होगी बार बार, दैट इज ट्रांसलेशनल एंड एंगुलर, या फिर ट्रांसलेशनल एंड सर्कुलर, या फिर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे कौन सी अपने पास, एक तो है लीनियर, लीनियर को ही हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल, ठीक है, कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा अपने पास कौन सा है यहाँ पे, रोटेशनल, रोटेशनल इसमें बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, ठीक है। याद हो तो आपने कल वाली क्लास में इसका वो किया था, एक्सेलेरेशन वाला क्वेश्चन निकाला था, जहाँ पे हमने टोटल एक्सेलेरेशन निकालना था, बॉडी क्या कर रही थी, टर्न भी कर रही थी और साथ में वो लीनियरली आगे मूव भी कर रही थी। तो वहाँ पे हमने दो एक्सेलेरेशन निकाले थे, दैट इज एक हमारे ट्रांसफर क्या था यहाँ पे, ट्रांसलेशन मोशन था, ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन था, और दूसरा हमारे पास सर्कुलर एक्सेलेरेशन था या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वी कैन से, ठीक है। तो दोनों के केस में कह रहा है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो बॉडी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन मीन्स ये मीन्स लीनियर, लीनियर में फोर्स अगर जीरो होगी, फोर्स अगर जीरो होगी तो मेरे पास एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब मास इंटू एक्सेलेरेशन ये दोनों चीज़ें क्या है, जीरो है, वहाँ पे मास जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलेरेशन ही जीरो होगा। तो मतलब क्या होगा कि एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन जीरो से यहाँ पे दो कंडीशन बनती है मेरे पास, कि वेलोसिटी मेरी या तो कांस्टेंट हो, या फिर जो मेरे पास वेलोसिटी है वो कितनी हो, जीरो। या तो वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या वेलोसिटी क्या हो जाए, वहाँ पे जीरो हो जाए। तो दोनों ही केस में बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर जो लग रही होगी दैट इज जीरो। कितनी लग रही होगी नेट फोर्स, दैट इज टोटली जीरो। तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। एंड इफ एक्सेलरेशन इज जीरो दैट द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। कि सारी की सारी जो फोर्सेज हैं उसके ऊपर लग रही हैं वो सारी क्या होंगी, वहाँ पे जीरो के इक्वल होंगी। तो वी कैन डिफाइन दिस, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी हो सकती है यहाँ पे और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए रिजिड बॉडी is said to be in partial equilibrium when it is in
पार्शियली इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी? पीछे वाली क्या थी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है, यानी कि जब वो लीनियर मोशन में थी तो ट्रांसलेशनल हमने क्या देखा था वहाँ पे? इक्विलिब्रियम देखा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पार्शियली वो इक्विलिब्रियम में है, आइदर वो हो सकता है ट्रांसलेशनल हो यहाँ पे, या हो सकता है सर्कुलर हो। अगर हमारे पास क्या है, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अगर वो रोटेशनल में होगी तो उसको पार्शियल बोलेंगे, या फिर किसी एक में होगी या फिर किसी में भी नहीं होगी। ऑप्शन सी ये है। देखिए 50% हमारा काम यहाँ पे बन गया, ओनली वाला वर्ड हम यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। ना तो उसको रोटेशनल अकेला डिसाइड कर सकता है, ना ही उसके ट्रांसलेशनल जो है अकेला डिसाइड कर सकता है। देखो अगर मेरे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल क्या है? इक्विलिब्रियम है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर फोर्स क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स हमारे पास नेट फोर्स जो है कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर वही चीज़ किस में है? रोटेशनल मोशन में है, इसमें है रोटेशनल मोशन में है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारे पास टो जो है वो 0 होना चाहिए। रोटेशन में टॉर्क नेट 0 होनी चाहिए, और ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे फोर्स नेट 0 होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। अगर ये दोनों कंडीशन बनती है तो टोटल बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में बताओ कौन सी कंडीशन होगी? पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल में आइदर का कंडीशन आएगी, भी आइदर ये कंडीशन हो आइदर ये कंडीशन, दोनों अगर 0 के इक्वल हो जाते हैं तो टोटल वो क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए? पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो आइदर वो क्या हो? ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, या फिर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो एक में होनी चाहिए वहाँ पे, तो अपना ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे? सी, आइदर विच इज इन रोटेशन और आइदर विच इज इन ट्रांसलेशन, ठीक है। कंडीशन नोट करिए फिर फटाफट से। हाँ जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दैट इज mr स्क्वायर। क्या होता है? mr स्क्वायर। और इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन करेंगे, तो मैथमेटिकली तो वी कैन डिफाइन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। और अगर हमें बताना हो कि ये किस तरीके से काम करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम सेम, यह हम कहेंगे एनालोगस टू मास इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो मास काम करता है वही यहाँ पे कौन करेगा? इनर्शिया ऑफ मोमेंट करेगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोमेंट ही मतलब मास के बारे में जो हमें बातें पता चलती है, मास अगर ज़्यादा है तो बॉडी जल्दी से ना चलेगी ना रुकेगी, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये रहेगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। मास ऑफ बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पे भी करेगा। एंड सिमिलरली विच इज डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द body. So we can say here the moment of inertia is depends on all the factors, that is mass of body, second one is our shape and size of body, and third one is position and orientation of axis of rotation, वो किस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन रहेंगे अपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे फर्दर जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब अब नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आओगे तो उस टाइम पे आपको क्या काम करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अलग अलग फिगर के लिए निकालते हैं, सर्कुलर अपने पास सॉलिड सफियर है, सॉलिड सफियर की बात करूँ तो उसके केस में कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। 2/5 mr स्क्वायर किसके केस में होता है? ये सॉलिड सफियर, सॉलिड सफियर के लिए। या फिर अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल के लिए, सिलेंडर के लिए अगर बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, ठीक है। तो फिर सिलेंडर के भी अलग अलग केसेस बनते हैं, जैसे कि अगर सिलेंडर के मतलब अपने को एक्सिस के अलोंग देखना है या मिड में देखना है या फिर एक पोर्शन से देखना है, तो वो सारी आप लोगों को कंडीशन जो है आपकी बुक में एक टेबल गिवन होगी, उसको आप रीड आउट करोगे और उसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो फॉर्मूले मिलते हैं उनको नोट डाउन करोगे एंड याद करोगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर किसी क्वेश्चन में अपने आगे आएंगे जैसे क्वेश्चन, उनमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं डेरिवेशन आपको नहीं दूँगी। या डेरिवेशन आप लोगों ने जैसे कि थ्योरी वाली क्लास में आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आने वाली जो अपनी क्लासेस रहेंगी उनमें होप सो कि आप लोग जो है एक तो सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले हर एक फिगर के लिए, डिस्क के लिए हो गया, सफियर के लिए हो गया, होलो सफियर, सॉलिड सफियर, सिलेंडर, कोन, इन सभी के याद होने चाहिए, ठीक है, रोड के लिए भी। और दूसरा यहाँ पे पैरेलल एक्सिस और जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी अगर अपने पास कोई बॉडी है उसमें दो पार्टिकल हैं, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो वो पूरा अगर मर्ज हो जाता है सिस्टम, बताओ तो सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो वो वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये थ्योरी में सारा कुछ दे रखा है, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर भी है, और अगर आप और कोई और पब्लिकेशन जैसे कि प्रदीप्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर प्रेफर करूँ तो एस सी वर्मा इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो एस सी वर्मा से आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब उसमें खास बात क्या है कि क्वेश्चंस की वैरायटी आपको हर एक मिलेगी, ठीक है ना। उस बुक में क्या है कि हर एक क्वेश्चन की वैरायटी आपको मिलेगी, तो कोई और बुक उठाने की अपने को नीड नहीं होगी, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में सारे पोर्शन तो कवर होता है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग, जैसे अब क्या होता है कि हमें जो टिपिकल वाला कंसेप्ट है वो तो क्या हम अप्लाई कर देते हैं, बट अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कहीं कहीं अपने पास दिक्कत हो जाती है ना। तो उसमें क्या है, हर एक जैसे कि आप स्टेप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चलो, तो सारे जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी के भी अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है ना। ओके जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।